हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो फ्लूइड काइनेमैटिक्स का मॉड्यूल था वो कवर कर लिया है। तो फ्लूइड काइनेमैटिक्स जो है आपकी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करने वाले हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल, दैट इज मॉड्यूल 4, फ्लूइड डायनेमिक्स। ओके, सो फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज फ्लूइड डायनेमिक्स, जो भी उससे रिलेटेड इक्वेशंस हैं जो यहाँ यूजफुल हैं, वो सारे हम इस मॉड्यूल में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। सो सबसे पहले देखते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स की डेफिनेशन। सो फ्लूइड डायनेमिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड फ्लो, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड फ्लो along with the force causing the flow, along with the force causing the flow। इसका मतलब कि फ्लूइड डायनेमिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड मोशन की स्टडी करते हैं, साथ साथ उस फोर्स की भी स्टडी करते हैं जिसके कारण जो फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है। सो ऐसे सब्जेक्ट को हम फ्लूइड डायनेमिक्स कहते हैं। अब इसमें जो फोर्स है, फोर्स कॉजिंग द फ्लो, जिसके कारण फ्लो हो रहा है, उस फोर्स की स्टडी हम करते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ के थ्रू। ओके, न्यूटन्स सेकंड लॉ। सो न्यूटन सेकंड लॉ हम जानते हैं होता है F इज इक्वल टू ma। अब यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो फ्लूइड में ये जो आपका न्यूटन सेकंड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ नेट फोर्स भी बोलते हैं। ओके, लॉ ऑफ नेट फोर्स भी हम कहते हैं। यहां पर मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है कि ये जो F होता है दैट इज रिजल्टेंट फोर्स और दी नेट फोर्स। ओके, रिजल्टेंट फोर्स और वी कैन से नेट फोर्स। सो रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स इज इक्वल टू द मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय इट्स एक्सेलरेशन अलोंग द नेट फोर्स। तो जो एक्सेलरेशन है ये उसी तरफ होगा, बॉडी उसी तरफ मूव करेगी जिस तरफ नेट फोर्स लग रहा होगा। ओके, सो इस लॉ से ये भी पता चलता है कि बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी, बॉडी उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा होगा। सो ये जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो हम यूज करेंगे फोर्सेस को एनालाइज करने के लिए जो कि लिक्विड्स में लग रहे हैं। ओके, अब चलिए हम ये एज्यूम करते हैं कि जो फ्लूइड है वो एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सो लेट अस कंसीडर फ्लूइड इज फ्लोइंग इन एक्स डायरेक्शन। सो resultant force in x direction is Fx equal to mass m into acceleration in x direction, that is ax. So this is the expression for a one dimensional flow। एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, हमने एग्ज्यूम कर लिया कि जो फ्लो है वो x डायरेक्शन में है। सो रिजल्टेंट फोर्स इज Fx and the acceleration is ax। अब जो फोर्सेस लगते हैं किसी फ्लूइड फ्लो में, किसी पर्टिकुलर फ्लूइड पर, वो देखते हैं हम क्या कितने टाइप के होते हैं। ओके, सो जो नंबर ऑफ फोर्सेस हो सकते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ फोर्सेस जो हम कंसीडर करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स में, वो होते हैं सबसे पहला Fg। टोटल 5 नंबर ऑफ फोर्सेस होते हैं जो किसी फ्लूइड में एक्सर्ट हो रहे होते हैं। ओके, Fg इज नोन एज ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स, अब ये ग्रेविटी फोर्स क्या है? दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। किसी भी बॉडी का जो वेट होता है दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। सो ग्रेविटेशनल फोर्स में हम जनरली फ्लूइड के वेट को कंसीडर करेंगे। सेकंड होता है Fp, दैट इज प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स किसी न हर फ्लूइड में, किसी ना किसी फ्लो में जो उस फ्लूइड पार्टिकल्स पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है, उस प्रेशर के कारण जो फोर्स आएगा दैट इज प्रेशर फोर्स। थर्ड होता है Fv, दैट इज विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स दैट इज फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। जो ये रियल फ्लूइड्स में हम जानते हैं, रियल फ्लूइड्स में विस्कोसिटी होती है, दैट इज रेजिस्टेंस टू फ्लो। उस रेजिस्टेंस टू फ्लो के कारण जो फोर्स फील होता है फ्लूइड को दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। फोर्थ होता है Ft, दैट इज फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस। अब ये टर्बुलेंस क्या होता है? देखिए, जब फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है विथ अ हायर वेलोसिटी, तो उस केस में जो उसके फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, उनका कोई प्रिसाइज पाथ नहीं होता है।
ठीक है, वो एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जंप कर रहे होते हैं, इसको बोलते हैं हम टर्बुलेंस। सिमिलरली अगर वो लाइन वाइज स्ट्रीम लाइन के अलोंग सारे फ्लूइड पार्टिकल फ्लो हो रहे होंगे, सो उसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो। यानी कि अगर फ्लूइड पार्टिकल्स का जो मोशन है वो एकदम यूनिफॉर्म होगा, एक पर्टिकुलर लाइन के अलाउंग होगा, किसी पर्टिकुलर प्लेन के अलाउंग होगा, और उस पर्टिकुलर प्लेन पे मौजूद फ्लूइड पार्टिकल्स दूसरे एडजेसेंट नेबरिंग जो भी उसके प्लेन्स हैं उनमें जंप नहीं कर रहे होंगे, सच अ फ्लो इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो। ओके, उसको और डिस्कस करेंगे हम आगे। सो फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस हो गया आपका चौथा फोर्स। फिफ्थ फोर्स आता है आपका FC, दैट इज फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। ओके, सो ये 5 तरीके के फोर्सेस होते हैं जो फ्लूइड में लग रहे होते हैं। सो अगर फ्लो x डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं Fx विल बी इक्वल टू Fxg, x डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लस Fxp x डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स, प्लस Fxv x डायरेक्शन में विस्कस फोर्स, प्लस Fxt x डायरेक्शन में टर्बुलेंस फोर्स, प्लस Fxc x डायरेक्शन में फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द x डायरेक्शन। हमने x डायरेक्शन में मोशन कंसीडर किया है, ठीक है। सो अब इन इक्वेशंस में हम कुछ टर्म्स को जब एलिमिनेट करेंगे, कुछ फोर्सेस को जब हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो हमको डिफरेंट इक्वेशन मिलेंगे, ठीक है, और डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेंगे फॉर अ फ्लूइड, और उन इक्वेशंस को ही हम फ्लूइड डायनामिक्स में यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इक्वेशंस ऑफ मोशन इस पर्टिकुलर, एक ये जनरल फॉर्म है, इस जनरल फॉर्म को हम इलेबोरेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमको वो प्रॉपर जो इक्वेशंस है ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स वो मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो इक्वेशंस क्या क्या है। सो हमारे पास जो टोटल 5 नंबर ऑफ फोर्सेस हैं एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड, उसमें से अगर हम सबसे पहले अगर नेग्लेक्ट कर दें फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी, ओके, सो इफ वी नेग्लेक्ट फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी, दैट इज FC को हम नेग्लेक्ट कर दें, है ना, तो उस केस में 4 फोर्स बच जाएंगे हमारे पास Fxg, Fxp, Fxv एंड Fxt। सो जो रिजल्टिंग इक्वेशन होगा दैट इज Fx, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू Fxg प्लस Fxp प्लस Fxv प्लस Fxt। ये जो रिजल्टिंग इक्वेशन मिलेगा, ये जो जनरल फॉर्म है, इसको जब हम एक्स्ट्रा पोलेट करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे आगे, तब हमको जो इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी रेनॉल्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन को बोलेंगे रेनॉल्ड्स इक्वेशन, रेनॉल्ड्स इक्वेशन, ठीक है। सो रेनॉल्ड इक्वेशन वो इक्वेशन है जो कि 4 फोर्सेस को कंसीडर करता है, दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू प्रेशर, फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी एंड फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस। तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं रेनॉल्ड इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी एज वेल एज फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस, इन 2 फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास 3 फोर्सेस बच जाएंगे, दैट इज Fxg, Fxp एंड Fxv। ओके, सो इफ FC, that is force due to compressibility and force due to turbulence are neglected, तो जो हमको रिजल्टिंग इक्वेशन मिलेगा दैट इज Fx is equal to Fxg प्लस Fxp प्लस Fxv। ये इक्वेशन जो मिलेगा, ठीक है, दैट विल बी नोन एज नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, ठीक है। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन मिलेगा जब हम 3 फोर्सेस को कंसीडर करेंगे, दैट इज ग्रेविटी फोर्स, फोर्स ड्यू टू प्रेशर एंड फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। अगर हम सिर्फ 2 फोर्सेस को कंसीडर करें, थर्ड पॉइंट देखते हैं, अगर हम सिर्फ 2 फोर्सेस को कंसीडर करें, यानी कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी को और फोर्स ड्यू टू प्रेशर को, अगर सिर्फ 2 फोर्सेस को कंसीडर करेंगे तो बनेगा Fx इज इक्वल टू Fxg प्लस Fxp। हमने सिर्फ 2 फोर्सेस कंसीडर किया, तो ऐसे केस को, इस इक्वेशन को हम बोलेंगे ऑयलर्स इक्वेशन, ऑयलर्स इक्वेशन, ठीक है। सो ये 3 फंडामेंटल इक्वेशंस हैं जो कि फ्लूइड डायनामिक्स में हम यूज करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन।
सो ऑयलर इक्वेशन ऑफ मोशन वो इक्वेशन है जो कि ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्सों को कंसिडर करता है. दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स, resultant force will be equal to the sum of gravity force and pressure force. ओके, सो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं एक स्ट्रीम लाइन. ओके, सो दिस इज अ स्ट्रीम लाइन एस. इस स्ट्रीम लाइन के अलोंग मैं एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट कंसिडर करता हूं. ठीक है, ये सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज DA. DA इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एलिमेंट. इस एलिमेंट की जो लेंथ है, सिलेंड्रिकल एलिमेंट की जो लेंथ है मेजर्ड अलोंग स्ट्रीम लाइन दैट इज DS. DS जो है इसकी लेंथ है. ओके, अब इस पर्टिकुलर सरफेस पे लेट अस से दिस इज A एंड दिस इज B. A पे जो क्रॉस सेक्शन है उसके परपेंडिकुलर प्रेशर फोर्स लगेगा. सो इस तरफ जो प्रेशर है लेट अस से दैट इज P. P जो है A पे लगने वाला प्रेशर है. सो इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे लगने वाला प्रेशर फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया. एरिया इज DA. सो PDA इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन A. सिमिलरली जब हम DS डिस्टेंस मूव करेंगे सो उस केस में B पर जो प्रेशर होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ A. A और B पे प्रेशर सेम नहीं होगा. ओके, अब देखते हैं कि पॉइंट B पे क्या होगा प्रेशर का वैल्यू. तो इसको देखिए, मैंने बताया था कि अगर स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो उस केस में जो भी किसी भी वेरिएबल में होने वाला चेंज निकालने के लिए हम टेलर्स इक्वेशन यूज करते हैं. सो अगर मैं निकालना चाहूं P S प्लस DS, सो दैट विल बी P प्लस डेल S ऑफ P इंटू DS. ये हो जाएगा. दैट इज जो पॉइंट B पे जो प्रेशर होगा P S प्लस DS दैट विल बी इक्वल टू P प्लस डेल P बाई डेल S इंटू DS. ओके, सो ये होगा प्रेशर. और प्रेशर जो होता है वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है. तो ये सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में और साथ ही साथ प्रेशर टूवर्ड्स द सरफेस लगता है. तो ये प्रेशर जो होगा वो टूवर्ड्स B लगेगा. ओके, अब इस प्रेशर के कारण पॉइंट जो प्लेन B है उस पे प्रेशर फोर्स आएगा. प्रेशर फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया. सो दैट इज P प्लस डेल P बाई डेल S इंटू DS इंटू एरिया DA. ओके, नाउ अगर मैं ये बोलूं कि इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है दैट इज रो, लेट अस कंसीडर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू रो. रो जो है वो फ्लूइड की डेंसिटी है और जिस भी जगह पे हमने इस फ्लूइड एलिमेंट को लिया है वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g है. सो इन दैट केस यहां पर इसका वेट जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा. ओके, अब जो स्ट्रीम लाइन है जिस पे मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया है इस स्ट्रीम लाइन से ये जो वेट का लाइन ऑफ एक्शन है लेट अस से वो थीटा डिग्री पर है. ओके, ये थीटा डिग्री पर है. अगर मैं एक रिफरेंस लूं सेक्शन A पर हॉरिजॉन्टल एक रिफरेंस लाइन ड्रॉ करूं, सो पॉइंट B का जो एलिवेशन है दैट इज DZ. ओके, DZ इज द एलिवेशन ऑफ पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू A. अब ये जो वेट होगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ दैट इज DA इंटू DS. ये हो गया मास. अब इंटू इसको G कर दूंगा मैं तो मुझे मिल जाएगा वेट. ओके, सो दिस इज दी वेट. सो यहां पर जो एलिमेंट है उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस हमने इस डायग्राम पे कंसीडर कर लिए. अब जो सिंपल हमारे पास स्टेटमेंट है फॉर deriving the Euler's equation that is resultant force will be equal to the sum of gravity force and pressure force. इसके थ्रू हम जो हमारा required equation है वो derive कर लेंगे. So हमने देखा जो weight है
ओके, दैट इज रो जी डी ए इंटू डी एस। ये जो स्ट्रीम लाइन थी उससे थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो वेट को हम स्ट्रीम लाइन के अलोंग दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। सो वेट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हो जाएगा रो जी डी ए डी एस कॉस थीटा। ओके, सो दिस इज द स्ट्रीम लाइन, और हमारा जो एलिमेंट है वो इसी स्ट्रीम लाइन के अलोंग मोशन कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट हमको याद रखना है, एलिमेंट इज मूविंग अलोंग स्ट्रीम लाइन। ये पॉइंट मेंशन करना बहुत जरूरी है, और क्यों जरूरी है ये हम जो डेरिवेशन जब खत्म होगा उस समय डिस्कस करेंगे। ओके, सो एलिमेंट इज मूविंग अलोंग स्ट्रीम लाइन। नाउ इसका मोशन का डायरेक्शन हमको मिल चुका है, सो हम लगाएंगे अब न्यूटन सेकेंड लॉ यूजिंग Newton's second law. Okay, so resultant force that is Fs. S is the streamline, so Fs is representing the resultant force in S direction, that is along the streamline, is equal to mass into acceleration along the streamline. Okay, so Fs देखते हैं हम लोग streamline के along जो resultant force है या net force है वो क्या क्या है। So first of all सबसे पहले आ रहा है PDA। ओके, इसके अपोजिट लग रहा है माइनस P प्लस डेल P बाई डेल S इंटू डी एस इंटू DA minus rho g dA ds cos theta. So this is the resultant force along the streamline will be equal to mass हो जाएगा इस एलिमेंट का, that is density into volume, so rho into dA ds, okay, into as. Okay, so this is the equation, ओके, जिसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो हमको हमारा ऑयलर्स इक्वेशन हमको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो मुझे मिलेगा पी डी ए माइनस पी डी ए माइनस डेल पी बाई डेल एस डी ए इंटू डी एस माइनस रो जी डी ए डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू रो डी ए डी एस। अब देखिए जो एक्सेलरेशन है वो एक डायरेक्शन में हो रहा है, सिर्फ स्ट्रीम लाइन के अलोंग हो रहा है, तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं, अगर इस फ्लूइड की वेलोसिटी इस पर्टिकुलर टाइम पे v है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ अ वेलोसिटी v, तो स्ट्रीम लाइन के अलोंग मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं डेल वी बाई डेल टी प्लस v डेल वी बाई डेल एस। हमने देखा था एक्सेलरेशन होता है आपका लोकल एक्सेलरेशन प्लस कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, सो डेल वी बाई डेल टी इज द लोकल एक्सेलरेशन और टेम्पोरल एक्सेलरेशन प्लस v del v by del s, v del v by del s is the convective acceleration. Okay, so जो as की टोटल वैल्यू है वो हमको मिल गई। नाउ ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, सो आया माइनस डेल p by del s डी ए डी एस माइनस रो जी डी ए डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू रो डी ए डी एस del v by del t plus v del v by del s. Okay, now second point up, important point, if flow is steady, अगर फ्लो स्टेडी फ्लो हो, तो हम जानते हैं कि स्टेडी फ्लो के लिए जो वेलोसिटी होती है दैट विल नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो जो टेम्पोरल एक्सेलरेशन है दैट इज डेल वी बाई डेल टी वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। सो टेम्पोरल एक्सेलरेशन और लोकल एक्सेलरेशन विल बिकम जीरो, लोकल एक्सेलरेशन विल बिकम जीरो, सो डेल वी बाई डेल टी आएगा आपका जीरो। ओके, अब इस इक्वेशन को हम रो डी ए इंटू डी एस से डिवाइड कर देते हैं, है ना। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ रो डी ए
ds। सो इक्वेशन नंबर 1 को हम लिख सकते हैं माइनस डेल रो, डी डी एस कैंसिल हो गया, सो आ जाएगा माइनस डेल रो अपॉन रो डेल एस माइनस जी कॉस थीटा इज इक्वल टू, सो हमको मिला माइनस डेल पी बाई रो डेल एस माइनस जी कॉस थीटा इज इक्वल टू वी डेल वी बाई डेल एस। क्योंकि ये वी डेल वी बाई डेल एस कैसे आ गया, क्योंकि हमने स्टडी फ्लो भी कंसिडर कर लिया है अब, और स्टडी फ्लो के लिए डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू 0 होता है। सो इक्वेशन नंबर 1 से जो डेल यू बाई डेल टी का टर्म था वो हमने एलिमिनेट कर दिया। ओके, सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ट्रांसफर करके इस तरफ हमको ये फॉर्म में आ गया इक्वेशन। माइनस हम कॉमन निकाल देते हैं और लिख सकते हैं डेल पी बाई रो डेल एस प्लस जी कॉस थीटा प्लस वी डेल वी बाई डेल एस इज इक्वल टू 0। नाउ देखिए, हमने जो दो प्लेन्स थे, ये प्लेन ए और बी, इसके बीच जो एलिवेशन था फ्रॉम अ रेफरेंस लाइन दैट वाज डी जेड, और ये जो वेट का लाइन ऑफ एक्शन था दैट वाज इंक्लाइंड विथ एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द स्ट्रीम लाइन, ये जो थीटा एंगल बना रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर से राइट एंगल ट्रायंगल में, देखिए ये हो गया इसका एलिवेशन दैट इज डी जेड, और ये है स्ट्रीम लाइन के अलोंग लेंथ दैट इज डी एस, और ये वर्टिकल से ये लाइन बना रही है थीटा। ओके, सो मैं लिख सकता हूं cos थीटा इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एस, cos थीटा की वैल्यू डी जेड बाई डी एस में पुट कर सकता हूं। तो यहां इस इक्वेशन में मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूं, आ जाएगा डेल पी बाई रो डेल एस प्लस जी डी जेड बाई डी एस प्लस वी डेल वी बाई डेल एस इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक सिंगल डायरेक्शन में लिया है दैट इज फ्लो इज ओनली अलोंग स्ट्रीम लाइन। ओके, दूसरा हमने इसको स्टडी फ्लो ले लिया, यानी कि जो v है, जो वेलोसिटी है, और जो दूसरे पैरामीटर्स है इस इक्वेशन में, वो सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर पे डिपेंड कर रहे हैं दैट इज दी डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग दी स्ट्रीम लाइन, दैट इज वो डेल एस पे बस डिपेंड कर रहे हैं। तो इस पार्शियल डेरिवेटिव को मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा डी पी बाई रो डी एस प्लस जी डी जेड बाई डी एस प्लस वी डी वी बाई डी एस इज इक्वल टू 0। 1 बाई डी एस सब में कॉमन है, तो मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूं उधर। अब लिख सकता हूं डी पी बाई रो प्लस जी इंटू डी जेड प्लस v इंटू डी वी इज इक्वल टू 0। सो ये जो फाइनल हमको इक्वेशन मिला है, दिस इक्वेशन इज नोन एज ऑयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सो दिस इज योर ऑयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए, हमने जो डेरिवेशन किया है ऑयलर्स इक्वेशन का, सो अब ऑयलर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिकली ये तो उसके एजम्पशंस हैं, लेकिन इन एजम्पशंस को जो कि इस डेरिवेशन में आया है बीच बीच में, उसको डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में एसएससी और गेट में पूछ देता है। ठीक है, सो या आप रिकॉल कीजिए जो हमने डेरिवेशन किया, उसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा कि जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज सम ऑफ ओनली टू फोर्सेस। फर्स्ट इज द ग्रेविटी फोर्स दैट इज द वेट, एंड सेकंड इज द प्रेशर फोर्स। उसमें बेसिकली हमने तीन फोर्सेस को नेग्लेक्ट किया था। फर्स्ट इज द फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी, सेकंड फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस, एंड थर्ड फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। अब इसमें जो थर्ड फोर्स था दैट इज वी हैव नेग्लेक्टेड एफ वी। ओके, एफ वी जो है दैट इज फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी इज नेग्लेक्टेड। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि क्योंकि हमने विस्कोसिटी के कारण आने वाले फोर्सेस को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, सो इस केस में ये जो इक्वेशन होगा ये सिर्फ इनविस्किड फ्लोस के लिए वैलिड है। ओके, सो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर नॉन विस्कस or we can say in viscid flow, in viscid fluid flow। ओके, इन विस्किड फ्लूइड फ्लो यानी कि जो विस्कोसिटी होगी वो 0 होगी। इसको ये भी बोल सकते हैं नॉन विस्कस, और इन विस्किड फ्लूइड फ्लो को बोल सकते हैं हम लोग आइडियल फ्लूइड फ्लो।
आइडियल फ्लूइड फ्लो। अब आइडियल फ्लूइड फ्लो क्यों बोल रहे हैं इसको भी समझते हैं। देखिए आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड इनविस्किड एंड इनकम्प्रेसिबल होता है। तो हमने इनविस्किड तो ले लिया इसको, साथ ही साथ हमने जब Fp नेगलेक्ट किया है तो साथ साथ हमने Fc भी नेगलेक्ट कर दिया, यानी कि फोर्सेस ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी हमने नेगलेक्ट की है। Fc इज ऑल्सो नेगलेक्टेड, है ना, Fc इज ऑल्सो नेगलेक्टेड, Fc को भी हमने नेगलेक्ट किया है, यानी कि जो कंप्रेसिबिलिटी होती है उसकी वो हमने नेगलेक्ट कर दी। जब हम कंप्रेसिबिलिटी को नेगलेक्ट करते हैं तो हम इनडायरेक्टली ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है। सो क्योंकि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है और इनविस्किड भी है, दैट्स व्हाई ये आइडियल फ्लूइड फ्लो दे रहा है। सो जो ऑयलर्स इक्वेशन है दैट इज वैलिड फॉर आइडियल फ्लूइड फ्लो। दूसरा, जब हमने डेरिवेशन किया था तो आपको याद होगा हमने फ्लो को लिया था स्टडी फ्लो और डेल वी बाई डेल टी को हमने 0 के इक्वल कर दिया था फॉर स्टडी फ्लो। सो जो रिलेशन आया है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिला है दैट इज ऑयलर्स इक्वेशन, इट इज वैलिड फॉर स्टडी फ्लोस। ओके, जो ऑयलर्स इक्वेशन है वो स्टडी फ्लोस के लिए वैलिड है। साथ ही साथ हमने Ft दैट इज फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, यानी कि फ्लो को हमने स्ट्रीमलाइन माना है। सो Ft इज नेग्लेक्टेड, Ft इज नेग्लेक्टेड, यानी कि जो फ्लो है वो कैसा है, फ्लो इज लैमिनार और वी कैन से स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ऑयलर्स इक्वेशन के रिगार्डिंग याद रखने हैं। सो आज हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन था फ्लूइड डायनामिक्स का वो आज स्टार्ट किया, उसको आज हमने देखा कि किस तरह से फ्लूइड डायनामिक्स में हम फोर्सेस को एनालाइज करते हैं। और साथ ही साथ हमने आज देखा ऑयलर्स इक्वेशन जो कि फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन है किसी भी आइडियल फ्लूइड फ्लो के लिए। ओके, अब ऑयलर्स इक्वेशन के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बर्नौलीज इक्वेशन और उसके एप्लीकेशंस। आई होप आपको आज का जो वीडियो है उसमें सारे टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट्स को डाल सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन के सिंबल को प्रेस जरूर करिए ताकि आपको हमारे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। मेरे और मेरे गेट एकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।